अभी तक आपने सुना, ये लो तुम्हारा अगम भी आ गया। आशीष ने अगम की तरफ इशारा करते हुए कहा। अगम का नाम सुनकर झलक को लगा मानो उसका दिल अभी निकलकर बाहर आ गिरेगा, लेकिन जब उसने मुंह उठा के देखा तो वो दीपक था। अब आगे झलक दीपक को देखकर बोली, ओ ये अगम नहीं, हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर दीपक हैं, कुछ महीने पहले ही आए हैं। हेलो झलक, मुझे पता लगा कि एग्जाम खत्म हो गए, सो तुमसे पूछने चला आया है। कैसे हुआ एग्जाम? दीपक बाकियों को इग्नोर करता हुआ झलक से बोला। हाँ जी, अच्छे हुए हैं। दीपक, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। विभा को तो आप जानते ही हैं, ये विभा के बॉयफ्रेंड है मिस्टर आशीष। तब दीपक ने उन दोनों की तरफ देखा और बोला, हेलो आशीष। हेलो विभा। फिर झलक से बोला, झलक हम चलें? इन्हें टाइम दो, क्योंकि कबाब में हड्डी बने। कहकर वो हंस दिया। विभा को शर्म आई। आशीष ने दीपक को हेलो कहा और उसको ऊपर से नीचे तक देखा। वो हैरान था कि यह अगम जैसा ही है। अच्छा विभा, आशीष तुम लोग बात करो, मैं चलती हूँ। कहकर वो दीपक के साथ चली गई। ये अगम जैसा क्यों है? ऐसा लगा जैसे अगम ही था। उसका ट्विन है क्या? आशीष बोला। नहीं, ये तो बेंगलोर से आया है और अगम को जानता भी नहीं है। ये सारा दिन झलक के पीछे ही पड़ा रहता है। उसके पापा का दोस्त का बेटा है, पर कुछ ज्यादा ही हक जताता है झलक पर। अब एग्जाम की तैयारी में इसने झलक की बहुत हेल्प की है। झलक नहीं बुलाती थी, खुद ही आ जाता था। फिर खाना भी तीनों टाइम उसके मना करने पर भी ले जाता था। मुझे लगता है कि ये झलक को पसंद करता है, विभा ने आशीष को बताया। क्या? फिर अपने अगम का क्या? इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, विभा ने बताया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये कब हुआ? तुमने मुझे बताया नहीं, आशीष बोला। क्यों बता देती? तो क्या तुम समझते हो तुम्हारे लिए चांस होता? झलक फिर भी तुम्हें नहीं अपनाती, विभा बोली। अरे पगली, मैं तो इसलिए कह रहा था कि हम मिलकर उन्हें मिलाने की कोशिश करते। अब तुम्हारे आगे वो फीकी लगती है, आशीष ने शरारत भरे अंदाज में कहा। सच्ची? तो क्या झूठ? तुम्हें मुझे समझने में जाने कितना वक्त लगेगा, आशीष बोला। विराज का ऑफिस। यार, ये दीपक ने तो नाक में दम कर दिया है। मुझे लगता है ये पूरी तरह झलक के पीछे है। जब भी झलक मुझसे कोई हेल्प मांगती थी, खुद आ जाता है और मुझे काम देकर झलक को ले जाता है और खुद समझाने लगता है। दिल तो करता है कि एक बार जाकर पीछे से उस पर कपड़ा डालकर खूब घूंसे और लाते बरसाऊं, जैसे हम बचपन में पंचायती डालते थे। विराज की बात सुनकर अगम को बहुत हंसी आई। वो पेट पकड़कर हंस दिया। मुझे गुस्सा आ रहा है और तुझे हंसी आ रही? विराज चिढ़कर बोला। नहीं, मैं तो इस सीन को साक्षात अपने सामने होता महसूस कर रहा हूँ कि तूने दीपक पर कपड़ा डाल दिया, फिर उसकी धुनाई कर रहा है। हा हा हा। अगम हंसते हुए बोला। अब विराज को भी हंसी आ गई। दोनों जोर जोर से हंसी। तभी एक नर्स आई। विराज सर को डॉक्टर झलक कैंटीन में है। डॉक्टर दीपक के साथ विराज अगम के साथ बाहर गया था। उसने आते ही इस नर्स से पूछा था कि झलक तो नहीं आई। सो वो कैंटीन गई थी। वहां उसने झलक को देखा तो सर को बता दिया। ओह ठीक है, थैंक यू। फिर अगम को देखकर बोला, चलो चले। कहाँ? पंचायती डालने। अगम फिर हंस दिया। अब वो दीपक से चिढ़ता नहीं था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि झलक उसे ही चाहती है, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसे झलक को देख के बहुत दिन हो गए थे। उसने सोचा आज देख लेता हूँ। वो कैंटीन पहुंचे तो झलक का उनकी तरफ मुंह होने के कारण उसने उन्हें देख लिया था। दीपक की उनकी तरफ पीठ थी, तो उन्होंने सोचा कि दीपक ने उन्हें देखा नहीं है, जबकि दीपक को झलक के एक्सप्रेशन से पता लग गया कि कोई आया है। उसने टेबल पर पड़े स्टील के जग में उन दोनों को देख लिया था। अगम ने बाहर से ही झलक को इशारा किया। झलक ने देख लिया और दीपक ने भी। तभी विराज उनके पास आकर बैठ गया और बोला, मुझे भी शामिल कर लो। झलक मौका देखकर वॉशरूम का बहाना लगाकर चली गई। वो बाहर अगम के पास आई और अगम उसे लेकर साइड कॉर्नर पर ले गया, जहाँ कोई नहीं था, और उसने उसे कस के हाँ कर लिया और बोला, एग्जाम कैसे हुए? अच्छे हो गए, तुम्हें बहुत मिस किया। उसने भी अगम की कमर में बाहें डालकर कसते हुए कहा, मैंने भी बहुत मिस किया है। बस अब तुम्हारा रिजल्ट आ जाए, फिर हम अपने बारे में घर वालों को बता देंगे, ठीक है? हाँ जैसा तुम कहो, झलक बोली। ठीक है, अब तुम जाओ, नहीं तो वो शक करेगा और पापा को बता देगा। अगम ने झलक का हाथ छोड़ते हुए कहा। ठीक है, मैं चलती हूँ, शाम को फोन करूंगी। कहकर झलक हाथ छुड़ाकर चली गई। झलक उनके पास जाकर बैठी तो विराज उससे किसी केस के बारे में बात कर रहा था। झलक चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी, पर उसकी नजर बाहर खड़े अगम
को देख रही थी। दीपक भी जग में अगम को देख रहा था। विराज केस डिस्कस करके बोला, थैंक यू दीपक, तुमने मेरे सारे डाउट क्लियर कर दिए। तुम जैसा मेंटर पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी तुम जैसे अच्छे सच्चे दोस्त से मिलकर खुशी हुई। काश मेरा ऐसा कोई दोस्त होता। दीपक बोला। वो विराज और अगम की दोस्ती के बारे में कह रहा था। क्यों नहीं, जरूर, अब हम दोस्त ही तो हैं, कहकर विराज चला गया। अगम कहता, डाल ली पंचायती, क्या कह रहा था? तू उसे छोड़, तू बता कि बात हो गई झलक से। चल, तेरे लिए मुझे उससे सिंपल सा केस दोबारा समझना पड़ा। विराज बोला, तो क्या है, मेरी शादी में सहवाला भी तो तू बनेगा ना। मेरी शादी में नाचना गाना और सालियों से लड़ना झगड़ना, मेरे जूते बचाने हैं। अगम बोला, यार तूने वो तो छोड़ ही दिया है कि तेरे बच्चे भी खिलाऊंगा, वो भी मुझे चाचा चाचा कहेंगे, मैं उन्हें गोद में उठाए फिरूंगा। ठीक है, फिर अपनी शादी मैं तेरे बेटे का सरवाला बना दूंगा, ठीक है ना। विराज बोला। दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए अपने अपने घर के लिए निकल गए। दीपक और झलक कैंटीन से वापस आ रहे थे कि झलक का फोन बजने लगा। उसने देखा पापा का फोन है। उसने झट से उठा लिया। हेलो पापा। हाँ जी, मेरे एग्जाम के बारे में पूछना है ना। दीदी जी, मैं उमेश बोल रहा हूँ। सर बेहोश होकर गिर गए थे, अभी होश नहीं आया है, वो दूसरे डॉक्टर को बुला लिया था। आप फ्री हैं तो आ जाओ, उमेश बोला। उमेश, पापा जी का ख्याल रखना, मैं अभी बस लेकर आई। झलक ने कह के फोन रख दिया। क्या हुआ, दीपक ने पूछा। वो पापा के हेल्पर का कह रहा था कि पापा बेहोश हैं, दवा दे दिए पर अभी होश नहीं आया, मुझे अभी जाना होगा। वैसे भी छुट्टियां हो गई हैं। झलक बोली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी इस हफ्ते की छुट्टियां हैं। ऐसा करो तुम अपना सामान ले आओ, मैं अपना सामान जाते हुए घर से उठा लूँगा। उसकी बात झलक को ठीक लगी। वो जल्दी से हॉस्टल से अपना सूटकेस ले आई। दीपक उसे लेकर अपने घर आया। उसने उसे लिविंग रूम में बिठाया और कहा, फ्रिज में से पानी की बोतलें निकाल लेना और वो सामने दराज में से स्नैक्स भी रख लो। झलक को अजीब लग रहा था कि किसी जवान अकेले लड़के के घर आना, पर अपने पापा के लिए कुछ भी। एक तो ये अच्छा सर्जन है, दूसरे इस वक्त बस ना मिली तो उसे सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, तो कार से जाना ठीक है। वो सोच ही रही थी कि दीपक अपना सामान लेकर आ गया। उसने जल्दी से झलक को पकड़कर स्नैक्स लिफाफे में डाले और चल दिए। वो लगभग 3 घंटे के लंबे सफर के बाद झलक के घर पहुंच गए। झलक कार से उतर के सीधे अंदर भागी। अंदर पापा बेड पर लेटे हुए थे। भागकर उनके पास गई। वो थोड़े कमजोर लग रहे थे। वो हंसते हुए बोले, आ गया मेरा बच्चा। ये उमेश बिना यूं ही बता दिया तुझे। पेपर अच्छे हो गए बेटा जी, डॉक्टर गिल ने पूछा। झलक रोते हुए बोली, हाँ जी, सारे अच्छे हो गए। पापा, आपको क्या हुआ था, आप ठीक तो हैं? पैरी पौना अंकल जी, दीपक ने अंदर आते ही कहा। जीते रहो पुत्र, तुम भी आए हो, चलो अच्छा किया। ओए उमेश, कहाँ रह गया, 2 गिलास पानी ला, डॉक्टर गिल बोले। उमेश ने दोनों को पानी लाकर दिया। इस बीच दीपक ने डॉक्टर का चेकअप किया, फिर बोला, आप अब आराम कीजिए। आपको टेंशन किस बात की है बेटा? ये झलक ही मेरे सबसे बड़ी टेंशन है। मेरे बाद इसका क्या होगा, यही सोच के दिल कमजोर हो गया है। पापा, आप मेरी टेंशन क्यों करते हो? मुझे क्या हुआ है, झलक बोली। बेटी, तेरी शादी कर दूं तो चैन से मर जाऊं, डॉक्टर गिल बोले। दीपक, झलक, मुझे वॉशरूम दिखाना किस साइड है। वो उसे बाहर ले आकर बोला। झलक, अंकल को हार्ट अटैक हुआ था। क्या? झलक ने हैरान होकर कहा। हाँ, ये उन्हें भी पता है, ध्यान रखना कि कोई स्ट्रेस ना ले। लगता है कि उन्हें तुम्हारी टेंशन है, दीपक ने समझाया। कोई नहीं, मैं उनसे बात करती हूँ। झलक अंदर पापा के पास चली गई। उसके अंदर जाते ही डॉक्टर ने उसे अपने पास बुलाया। वो उनके पास चली गई। हाँ जी पापा जी, क्या बात है? बेटे, ये दूसरा अटैक था। मैं नहीं जानता अब मैं कितनी देर जीऊँगा। मैं चाहता हूँ कि अपने जीते जी तुम्हारी शादी कर दूँ। बेटे, मेरी बात मानोगी? डॉक्टर गिल ने दिल पर हाथ रखकर कहा। पापा, ऐसी बातें ना कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने आपकी कभी कोई बात टाली है जो अब टालूंगी? आप कहिए, क्या बात है? झलक बोली। बेटा, तुम इस लड़के दीपक से शादी कर लो। तुम दोनों का प्रोफेशन एक है, और फिर ये बहुत समझदार और इंटेलिजेंट है। इसका पापा भी मेरा दोस्त था। ये तुझे बहुत खुश रखेगा। लेकिन पापा, मैं वो अगम, आपको पता तो है? झलक बताना चाहती थी पर कह नहीं पाई। हाँ बेटे, मैं जानता हूँ। अब तुम उसके बारे में नहीं सोचती, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम इससे शादी कर लो। तुम उसे भूल जाओगी। लेकिन पापा, ऐसे कैसे इससे मेरी शादी कर दोगे? इससे भी तो पूछना होगा। झलक ने नया बहाना ढूंढा। इससे मैंने कल ही बात की थी। इसे तुम पसंद हो, ये अकेला ही है।
इसके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में मर गए थे। अपनी मेहनत से डॉक्टर बना है। मैं इसे परिवार देना चाहता हूँ। डॉक्टर ने अपने सीने पर रखे हाथ को और कसते हुए कहा, बेटी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन। झलक ने उमेश को ऑक्सीजन सिलेंडर लाने को कहा और उन्हें ऑक्सीजन लगा दी। पापा मुझे मंजूर है, आप जो भी चाहेंगे वैसा ही होगा। आप स्ट्रेस ना लें, मैं दीपक से शादी करूँगी, झलक ने रोते हुए कहा। दीपक ने अंदर कदम रखा तो उसने डॉक्टर की बिगड़ती हालत देखी तो वो भी उनके पास हो गया। घबरा कर बोला, क्या हुआ अंकल जी? इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, झलक घबरा कर रोते हुए बोली। दीपक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोले, झलक पुत्र अब थोड़ा ठीक लग रहा है, तुम लोग खाना खा लो, फिर बात करते हैं। उमेश की वाइफ ने खाना बना दिया था, उसने टेबल पर लगा दिया था। फिर झलक दीपक और पापा के कहने पर खाना खाने चली गई। उसके मन में कई ख्याल आ जा रहे थे। उसने पापा को हाँ तो कह दी दीपक से शादी करने के लिए, लेकिन अगम का क्या होगा? लेकिन कहीं अगम के चक्कर में मैं पापा को ना खो दूं। मैं कुछ नहीं कर सकती। खाना खाकर अगम को फ़ोन करती हूँ। वो खाना खाकर पापा को खाना खिलाने लग गई। फिर कपड़े बदलने गई तो सोचा कि अब फ़ोन कर लेती हूँ, लेकिन तभी उमेश ने आवाज़ लगाई, दीदी जी सर बुला रहे हैं। वो उसी वक्त फ़ोन रखकर चली गई। दीपक भी वहीं डॉक्टर के पास बैठा था। उसने कपड़े बदल लिए थे। झलक उनके बेड पर उनके पास जाकर बैठ गई और उनके सर के लंबे बालों को सहलाते हुए बोले, पापा तेल लगाऊं? आराम मिलेगा। बचपन से जब भी डॉक्टर गिल सर से नहाते थे तो बाल सूखने के बाद झलक से तेल लगवाते थे। उन्होंने झलक का हाथ पकड़ लिया और दीपक से बोले, बेटा ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, ये मैं तुम्हें सौंपता हूँ, मुझे शांति मिलेगी। कल वकील को बुलाकर तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। कहकर उन्होंने झलक का हाथ दीपक के हाथ में दे दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। लेकिन अंकल आप झलक से तो पूछते, दीपक बोला। मैंने पूछ लिया बेटे, ये एक लड़के अगम से बहुत प्यार करती थी, पर उसने इसे धोखा दिया है। अब ये उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। तुम इसे खुश रखना, डॉक्टर गिल बोले। अगम का घर चंडीगढ़। अगम कब से झलक के फ़ोन का इंतजार कर रहा था, पर उसका फ़ोन आया ही नहीं। तो उसने खुद फ़ोन किया। फ़ोन बज रहा था पर उसने उठाया नहीं। उसने सोचा कि नहा रही होगी। फिर उसने आधे घंटे बाद फिर फ़ोन मिलाया। इस बार फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने विराज को फ़ोन किया। विराज ने फ़ोन उठा लिया। हाँ अगम क्या बात है? यार मैंने झलक को फ़ोन किया था, पहले तो फ़ोन बज रहा था, उसने उठाया नहीं, अब उसका स्विच ऑफ आ रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। जरा विभा से पूछ कि झलक ठीक तो है? अगम बोला। मैं तो पछता रहा हूँ तुझसे दोस्ती करके। यार प्यार वो करे, ब्रेकअप वो करे, दोबारा फिर से उसी को डेट करे, इससे मुझे क्या? लेकिन मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, हर बार मुझे ये सब करना होगा। इतना भी नहीं कि बंदा 2 घड़ी चैन से सो सके। उठा दिया। सोचते सोचते उसने विभा को फ़ोन किया। हेलो विभा, झलक से बात करनी थी। फ़ोन किया था लेकिन पहले उसने फ़ोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ आ रहा है। ओ असल में वो शिमला गई है डॉक्टर दीपक के साथ। उसके पापा की तबीयत खराब है। कोई ज़रूरी काम था क्या? अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, विभा बोली। नहीं काम तो कोई खास नहीं था, किसी केस के बारे में बात करनी थी। अच्छा थैंक यू, कहकर विराज ने फ़ोन बंद कर दिया और अगम को फ़ोन किया। हेलो अगम, विभा बता रही थी कि झलक के पापा की तबीयत खराब है, सो वो शिमला चली गई है उस दीपक के साथ। इस कमीने की तो सच में यही पंचायती डाल देनी चाहिए थी, विराज बोला। यार तू छोड़, ये बता विभा ने कुछ और नहीं बताया? नहीं कुछ और नहीं बताया, विराज बोला। अगम ने बिना कुछ कहे ही फ़ोन बंद कर दिया। विराज कभी फ़ोन तो कभी खुद को देख रहा था। अगम ने पापा को फ़ोन किया। पापा कैसे हो आप? काम कैसा चल रहा है? ठीक है बेटा, सब ठीक चल रहा है। बिल्डिंग तो तैयार हो गई है, बस रंग रोगन का काम चल रहा है। बेटा मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। वैसे तुम्हें कोई लेना देना तो है नहीं, पर सोचा तुम्हें बता दूं, वो डॉक्टर गिल कल झलक की शादी कर रहा है। मुझे भी बुलाया है, मैं देखूंगा जाऊं या नहीं। घर में सब ठीक है? पापा ने दुखी मन से कहा। हाँ जी पापा जी, मम्मी बेबे और परी किसी शादी में गए हैं। अच्छा पापा जी मुझे काम है, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। क्या झलक की शादी? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, झलक ऐसा नहीं कर सकती है। उसने विराज को फिर से फ़ोन किया। विराज दोबारा सो गया था। उसने बंद आंखों से बिना नंबर देखे फ़ोन उठाया। हेलो कौन है भाई? हेलो विराज, मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जा, 1-2 कपड़े भी पैक कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, शिमला जाना है, झलक की शादी हो रही है। क्या झलक की शादी हो रही है? विराज की सारी नींद उठ गई थी। ऐसे कैसे झलक की शादी हो रही है? कब है शादी? कल को है। मेरी बात सुन,
अभी आराम से सो जा, सुबह 4 बजे निकल लेंगे, विराज बोला। अगम को चैन नहीं आ रहा था। वो अगले दिन सुबह ही विराज को लेकर शिमला पहुंच गया। वहां उसे देखकर पापा हैरान हो गए। पापा बोले, अगम तुम यहाँ कैसे? पापा, मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं झलक से प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकता, अगम बोला। लेकिन इससे क्या होता है? झलक तो तुम्हें पसंद नहीं करती है, वो तो तुम्हें देखना भी नहीं पसंद करती है। नहीं पापा, वो सब झूठ था। हम देखना चाहते थे कि आप लोग हमें मिलाने के लिए क्या क्या करते हो, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। लंदन में ही हमारी सुलह हो गई थी और हमने एक होने के कस्में वादे भी किए हैं। अगर ऐसा है तो झलक ने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? किसी डॉक्टर दीपक के साथ शादी। पापा बोले, ये कमीना दीपक ये फिर आ गया, अब इसे नहीं छोड़ूंगा। विराज को दीपक के नाम से ही चिढ़ हो गई थी। अगम उन दोनों को साथ लेकर झलक के घर चल दिए। वो वहां पहुंचा तो सारा घर और क्लिनिक सजाया पड़ा था। उमेश उन्हें बाहर ही मिल गया था। अगम के पास आकर रोने लगा। अगम भैया, आपने ऐसा क्यों किया? झलक दीदी आपको बहुत प्यार करती थी। अगम घबरा गया। उसने सोचा कहीं झलक ने जहर तो नहीं खा लिया। वो भाग कर अंदर गया। अंदर वो तीनों बैठे थे। उनके सामने वकील की एक टोली थी और कुछ रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले लोग थे। अगम को देखते ही वो तीनों खड़े हो गए। अगम घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, अंकल जी, हमारे साथ ये जुर्म ना करें। मैं और झलक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमें अलग ना करें। झलक भी आकर उसके साथ घुटनों के बल बैठ गई और बोली, हाँ जी पापा जी, आपको तो मेरी शादी से मतलब है, दीपक से हो चाहे अगम से। पापा, अगम सच कह रहा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर झलक तो कह रही थी कि तू इसका नाम भी नहीं सुनना चाहती है। वो मैंने वैसे ही कहा था। हम लोग लंदन में भी दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। हमें डायना और टाम की हरकतों से आप दोनों की स्कीमों का पता चल गया था, इसलिए हम देखना चाहते थे कि हमें मिलाने के लिए आप क्या करते हैं। पर आपने तो सब कुछ बदल दिया। झलक रोने लगी। अगम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगम, जो ये कह रही है सब सच है? हाँ जी, सब सच है, अगम बोला। मिस्टर प्रेम, बताइए इन बच्चों का क्या किया जाए? डॉक्टर गिल ने अगम के पापा से बोले। मिस्टर प्रेम बोले, डॉक्टर गिल, आप देखिए क्या करना है, मैं आपके साथ हूँ। अगम और झलक घुटनों के बल बैठे कभी उन्हें कभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। डॉक्टर गिल बोले, देखो अब देर हो गई है, मैंने दीपक को जुबान दी है। दीपक, अब सब तुम्हारे हाथ में है। मेरे दोस्त की जिंदगी का सवाल है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, विराज बोला। दीपक कुछ कहता इससे पहले ही डॉक्टर जोर जोर से हंसने लगे। अगम के पापा और दीपक भी हंस पड़े। तब अगम के पापा अगम को बोले, क्यों बच्चू, हम दोनों को उल्लू बनाने चले थे, अब पता चला? हा हा हा। वो दोनों खड़े होकर उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे। अगम ने पूछा, मतलब ये कि मैं जिस दिन झलक को लेने एयरपोर्ट गया था तो मैंने तुम्हें वहां झलक को इशारे करते देख लिया था। फिर हॉस्टल में भी मैंने तुम्हें देखा था। फिर मेरे जाने के बाद मैं अपना रुमाल लेने वापस आया था तो तुम दोनों को गले लगे देखा था। तब मैं सब समझ गया था। मैंने उसी दिन तुम्हारे पापा को बुलाकर सारी बात बता दी थी। तब हमने ये सारी स्कीम बनाई। तुम्हें ये भी तो बताना था कि बाप तो बाप ही होता है। हा हा हा। क्या? फिर जो ये अटैक ये सब झूठ था? आपने झूठ बोला, वो भी मुझसे? अगर मुझे कुछ हो जाता? झलक बोली। उमेश रोता हुआ बोला, दीदी आपको तो फिर ठीक है, इन्होंने मुझसे भी छुपाया। मैं इतना रोया कि दीदी और अगम भैया को मिला दो। ये दोनों मुझे भी कहते कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों सर, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कौन सा किसी को बहाना बताना था? उसने रोते हुए कहा, नहीं बेटा, तेरी कोई बात नहीं थी, हमने किसी को भी नहीं बताया। डॉक्टर गिल बोले, ये दीपक को क्यों लिया आपने? विराज की सुई दीपक पर ही अड़ी थी। दीपक को मैं लाया था। अगम, दीपक तेरे चाचा जी का बेटा है। अमर दा कीवे की थे। अमर का कैसे, कहाँ? अगम की दादी भीड़ में से उठकर आई। अगम हैरान, दादी यहाँ कैसे? उनके साथ उसकी मम्मी और परी भी थी। परी ने आकर झलक को गले लगा लिया। बेबे जी, अमर और उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में मर गए थे। ये अकेला ही रह गया था। इसे भी डॉक्टर गिल ने ही बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। उस दिन मैं इनके पास आया तो दीपक भी आया हुआ था। वो मुझे और मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वो मुझे अपना पापा समझ रहा था। तब मैंने उससे उसके पापा के बारे में पूछा। तब उसने मुझे सब बताया और फोटो दिखाई। तब मुझे पता चला कि यह अमर का बेटा है। सच्ची बेबे, यह अमर का बेटा है। पापा, हमें क्यों नहीं पता कि हमारा कोई चाचा भी है? अगम बोला। दादी दीपक को गले लगाए चूम रही थी। वो बोली, पुत्र, अमर तेरे पापा दा जुड़वा भाई सी।
दोनों दिखने जा बिल्कुल एक जैसे थे। कॉलेज टाइम में उसे एक साउथ की लड़की से प्यार हो गया था। तेरे दादू ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना, तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और हमसे भी कहा कि आज के बाद इससे कोई रिश्ता न रखना। उसके बाद हमने इसे कभी नहीं देखा। दादी रोती हुई बोली, सॉरी भाई। दीपक ने कान पकड़कर अगम से माफी मांगते हुए गले लग गया। मुझे इनका कर्ज ना उतारना होता तो मैं कब का तुम तीनों को बता देता। मुझे तुम तीनों पर तरस आ रहा था। तीनों पर? अगम ने पूछा। तीसरा ये बेचारा विराज, जिसने तुम दोनों को मिलाने के लिए मुझसे आधा घंटा पहले से ही सॉल्व केस समझा। दीपक ने हंसते हुए पूछा। तुम्हें पता चल गया था? कैसे? विराज बोला। यार, टेबल पर पड़े जग में मुझे सब दिख गया था। फिर झलक की तरफ देखकर बोला, सॉरी भाभी जी। उसने कान पकड़कर हंसते हुए कहा। फिर उसने परी को भी गले लगा लिया। अंत में उसने अगम की मम्मी के पैर छुए और बोला, बचपन में पापा बताते थे कि उनका एक जुड़वा भाई भी है, पर कभी एड्रेस नहीं बताया। आज भगवान ने मुझे भरा पूरा परिवार दे दिया, छोटे भाई बहन दे दिया, माँ बाप दे दिए। अगम की मम्मी ने भी उसे गले लगा लिया। कहानी का सार ये है कि बच्चों को अपने परिवार का एड्रेस जरूर दो, क्योंकि हर किसी को मेरे सर जैसा बंदा नहीं मिलता है। उमेश बोला और सब हंस पड़े। डॉक्टर दीपक को गले लगाकर बधाई दी। फिर उन्होंने झलक और अगम की सगाई की घोषणा की। आज के दिन हमने सबको बुलाया था, क्योंकि मैं अपनी बेटी झलक की शादी अगम से तय करता हूँ और आज इन दोनों की सगाई करवाता हूँ। अगम और झलक दोनों हैरान हो गए कि आखिर पीटू ने अपना कमाल कर ही दिया। दोनों ने आगे बढ़कर सारे घर वालों के पैर छुए। परी ने अगम से धीरे से कहा, भैया, क्या मैं चैन को भी बुला लूं? इसमें पूछने की क्या बात है, बुला लो। अगम बोला। चैन का नाम आते ही उसे विवाह और आशीष की याद आ गई। उसे इस बात की खुशी थी कि परी चैन को पसंद करने लगी है। तब उसने डॉक्टर से कहा, अंकल जी, क्या मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लूं? क्यों नहीं बेटा, जरूर बुला लो। वैसे भी सगाई तो शाम को होगी, डॉक्टर गिल बोला। परी फोन पर बात कर ही रही थी कि अगम ने उससे कहा कि चैन से मेरी बात भी कराना। परी ने फोन अगम को दे दिया। अगम चैन से बोला, हेलो चैन। हेलो डियर, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। यार, आ रहे हो क्या? अगर हो सके तो विवाह और आशीष को साथ ले आना। मैं सोच रहा हूँ कि झलक को सरप्राइज दे दूँ, विवाह के आने से खुश हो जाएगी। वैसे कैसे आओगे? अगम बोला। भाई, मेरे यार और साले की सगाई है, हम क्यों नहीं आएंगे? मैं हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं तो प्राइवेट जेट से आ जाऊँगा। ठीक है, उन दोनों को भी ले आऊँगा, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अंदर खूब नाच गाना हो रहा था। मम्मी और दादी झलक के साथ बातें कर रही थी। विराज और दीपक अपने आप में मस्त थे। डॉक्टर गिल ने सबसे कह दिया था कि सगाई शाम को है। शाम तक सभी लोग पहुंच गए। विवाह को देखकर झलक बहुत खुश हुई। चैन और आशीष ने आकर उन दोनों को बधाई दी। विराज ने उन्हें दीपक से मिलाया और उसकी असल पहचान बताई। आशीष बोला, ओ, तभी तो मैं सोचूं कि ये अगम जैसा क्यों लगता है। ये उसका कजिन है तो लगेगा ही उस जैसा। कुदरत का करिश्मा है, दोनों के पापा ट्विंस थे, अब ये दोनों भी ट्विंस ही निकले। हाँ, ये तो है ही है। दीपक, मैं पता अगम को क्या कह रहा था? मैं इसे पूछ रहा था कि तेरे पापा का कोई अफेयर तो नहीं है। दीपक ने उसे हल्के से मुक्का मार के कमीना कहा। दीपक, पता है, ये विराज की इच्छा थी कि ये तुझे पंचायती डालकर पीटे। अगम ने कहा। दीपक को छोड़, सभी हंसने लगे। पंचायती वो क्या होता है? दीपक ने पूछा। चैन ने विराज के मुंह पर पास पड़ा एक कपड़ा डालकर पीटते हुए दिखाते हुए बोला, इसे कहते हैं पंचायती। अगम ने चैन पर अपने गले में पड़ा दुपट्टा डालकर पीटना शुरू कर दिया। विराज छूट गया था। फिर उन्होंने अगम को पकड़ लिया। वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते रहे। उधर परी, विवाह और झलक अपनी तैयारी में लगी थी। वो दोनों झलक को तैयार करा रही थी, साथ में वो उसे छेड़े जा रही थी। कभी कुछ तो कभी कुछ। अब तो आप हमारे घर ही रहोगे, हम रोज दिन रात साथ रहेंगे, कितना मजा आएगा, परी बोली। हाँ, पर हम दोनों दिन में साथ रह पाएंगे? मैं भी उसी हॉस्पिटल में ही रहूंगी, विभा बोली। यार, हम लड़कियों का भी क्या है, 1 मिनट में कोई हमें हमारे घर से अपने घर ले जाता है, फिर हमें सारी जिंदगी वहीं बितानी पड़ती है। किसी बड़े फूले पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाओ तो वो भी 2 दिन में सूख जाता है, लेकिन ये लड़कियां ही हैं जो अपनी जड़ों से अलग होकर भी दूसरी बगिया महकाती हैं। झलक नम आंखों से बोली। यार, क्यों इमोशंस कर रही है? विभा की भी आंखें नम थी। परी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसकी समझ ही नहीं आया था कि ये क्या कह रही हैं। झलक विभा को हंसाने के लिए बोली, मैं तो ये कहने जा रही थी कि तुम दोनों तो एक ही घर में चली जाओगी, मैं फिर अकेली रह जाऊंगी।
हाँ, अगर अगम अकेले छोड़ेगा तब ना अकेली रहोगी। तीनों हंस पड़ी। अगम दोस्तों में बैठा भी बीच बीच में नजरें बचाकर झलक को देख लेता था। वो बहुत खुश था। आज उसकी तमन्ना पूरी होने जा रही थी। वो झलक को बहुत चाहता था। तब उन दोनों को आगे बिठाया गया और सगुन विहार शुरू किए गए। दोनों ने रिंग की अदला बदली की। सबने तालियां बजाई। फिर नाच गाना शुरू हुआ। उन्होंने सबने पुराने गानों पर परफॉर्म किया। उन्होंने अगम और झलक की लव स्टोरी को प्ले के रूप में पेश किया। विवाह झलक और आशीष अगम बना था। डॉक्टर दीपक गिल बन गया। स्टोरी की स्टार्टिंग में अगम की गोलियां लगती हैं और वो डॉक्टर के घर आता है। यहाँ वो पहली बार झलक से मिलता है। झलक ने विवाह को एक एक बात बता रखी थी, सो एक्टिंग करना आसान था। उसके बाद अगम हॉस्पिटल आ जाता है। यहाँ विराज का रोल विराज ही करता है। फिर वो सीन होता है जब अगम से कहते हैं कि वो सब सपना था। पीछे गाना चलता है। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। कहानी आगे बढ़ती है। दोनों को प्यार हो जाता है। दोनों बाहों में बाहें डाले गाना गाते हैं। दिल दिया गल्ला करेंगे, नाल नाल बैठ के, अखनू अखनाल मिला के। फिर आशीष की एंट्री होती है। एक लड़का आशीष बनकर आता है और एक लड़की संध्या बनकर आती है। परी को कहा था संध्या बनने को, पर उसने साफ मना कर दिया। वो डायना बनना चाहती थी, इसलिए चैन ने भी टॉम का पात्र चुना। तब विभा ने किसी और को संध्या बनाया। विभा ने बारिश में सड़क के बीच बैठकर रोने की सीन ने सबको रुला दिया। अगम ने झलक का हाथ कस के पकड़ लिया। फिर अगम को घुटने के बल बैठकर माफी मांगना भी सबको भावुक कर दिया। इस सिचुएशन को और सेट करने के लिए गाना चला दिया। जिए तो जिए कैसे, हाय बिना आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। फिर लंदन का सीन आया तो चैन और परी ने टॉम और डायना का किरदार बखूबी निभाया। कहानी के अंत में सगाई और फिर सबने मिलकर डांस किया। गाना चलाया गया। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन दिल नहीं हो लगदा, आजा आजा माही आजा। सबने खूब मस्ती की। फिर अगम और झलक की परफॉर्मेंस थी। उन्होंने गाना लगाया और नाचने लगे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। खूब मस्ती हुई। फिर अगम के पापा और मम्मी ने भी एक गाने पर डांस किया। दीपक और विराज ने जानबूझकर गाना ऐसा लगाया कि वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। उन्हें करना ही पड़ा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। उन्होंने शर्माते हुए कर तो दिया। मम्मी ने विराज और दीपक को खूब डांटा। फिर डॉक्टर गिल बोले, भाई मुझे ना नाचना नहीं आता है, मैं गाना गा दूंगा। सब मान गए। तब उन्होंने गाना गाया। ओ रे ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। गाना खत्म होते ही सब तालियां बजाकर वंस मोर चिल्लाने लगे। तब तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि सॉरी मैं थक गया। फिर झलक बोली, पापा वो दुनिया बनाने वाले गाना भी सुना दो। बेटी की बात वो कैसे टाल सकते थे, एकदम से शुरू हो गए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। सच में उनकी आवाज बहुत ही बढ़िया थी। उनकी आंखों में पानी था। उन्होंने झलक की तरफ नहीं देखा और अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया कि कहीं झलक उनके आंसू ना देख ले। वो उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। अगम के पापा बोले, डॉक्टर दिल छोटा ना कर, तू भी हमारे साथ चंडीगढ़ चलना, नहीं तो हम यहाँ आ जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम झलक को परी की तरह रखेंगे, कहकर उन्होंने उसे गले लगा लिया। उनका अपना मन भी भर आया। वो फिर बोले, बेटियां विदा करनी बहुत ही मुश्किल है। मैं खुद परी के बारे में सोचकर परेशान होता। जितना हम प्यार करते हैं उतना प्यार कोई और कहाँ करेगा। मेरे पीटू, आप लोग क्यों परेशान होते हो, मैं हूं ना। डॉक्टर पापा, झलक को मैं बहुत खुश रखूंगा, मैं वादा करता हूँ। और पापा वो देखिए, परी को हमारी ही तरह प्यार करने वाला मिल गया है, या कहिए कि मैंने ढूंढ लिया है। अगम ने दूर खड़े परी, चैन, विराज, दीपक और आशीष विवाह की तरफ इशारा किया। वो लोग सीढ़ियों के पास खड़े थे। परी के सर के पीछे सीढ़ियों की रेलिंग थी। परी हंसते हुए बातें कर रही थी। उसका ध्यान नहीं था उसका सिर कभी भी रेलिंग से टकरा सकता था। चैन ने उस रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा था कि अगर उसका सिर लगा तो उसके हाथ पर लगेगा। उन दोनों को भी अच्छा लगा। ये तो शाम लाल का फौजी अफसर बेटा है।
हाँ जी पापा जी, इसने ही परी को किडनैपिंग से बचाया था, इसलिए मैंने इसे अपनी परी के लिए चुन लिया है। ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते हैं। मैंने देख लिया था कि मेरी बहन की मेरी जितनी चिंता करने वाला यही है। परी को पढ़ाई पूरी करने दो, हम इनकी शादी करा देंगे। अगम बोला। चलो बेटा, तुमने सोचा है तो ठीक ही होगा। लड़का तो मुझे भी पसंद है। वैसे भी मैं तो पहले से ही फौजियों का फैन हूँ। मेरा जवाई फौजी होगा, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अगम के पापा बोले। बिल्कुल सही कहा प्रेम ने। बेटा, अच्छा सा मौका देखकर इनकी भी सगाई कर दो। डॉक्टर गिल बोले। भाई मैं कद तो देख रही हूँ तुसी, आप तीनों पता नहीं कि क्या खिचड़ी पका रहे हो। दादी जी बोली। बेबे वो देखो, वो जो लंबा सा लड़का है ना, हमने अपनी परी के लिए चुना है। दादी ने ध्यान से देखा, उन्होंने आशीष को देख लिया। इसी उम्र ता तेरे जिन्नी लगदी ना भाई, 5 साल दा फर्क है। दादी बोली। दादी जी, किसकी बात कर रहे हो आप? वो तो मेरे से 2 साल छोटा होगा। मैं तो उस नीली शेरवानी वाले की बात कर रहा था। अगम बोला। दादी ने तब चैन की तरफ देखा। अब तक वो आशीष को समझी थी। चैन तो उन्हें पसंद था, इसलिए ही वो आशीष को रिजेक्ट कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि अगम आशीष की नहीं चैन की बात कर रहा है, तो वो खुश होकर बोली। हाँ, ये मुंडा था मेनू, वो बहुत चंगा लगता है। ठीक है, फिर चैन फाइनल अपनी परी के लिए। बेबे मम्मी को भी बता दो। अगम कहकर अपने दोस्तों के साथ चला गया। फंक्शन बहुत अच्छे ढंग से हुआ। सारे बड़ों ने फैसले किया कि झलक के रिजल्ट आने के बाद शादी कर देंगे। बस 2 महीने ही रह गए थे। कुछ दिनों बाद झलक का रिजल्ट आ गया। वो अब सर्जन स्पेशलिस्ट बन गई थी। सबसे पहले दीपक ने ही उसको बधाई दी। बहुत बहुत बधाई भाभी जी। अब आगे क्या करने का इरादा है? थैंक यू दीपक, बस अब यहीं इसी हॉस्पिटल में ही रहने की सोच रही हूँ। झलक बोली। तभी वहां से विराज भागा आया। बधाई हो, आज तुम भी सर्जन हो गई। झलक ने विभा को कॉल किया। वो झलक की ओर आ ही रही थी। उसने फोन उठाया और बोली। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन झलक, मैं भी पास हो गई। तेरे जितने नंबर तो नहीं है, पर पास हो गई। मैं तेरे पास ही आ रही हूँ। वो सामने ही आ गई थी। चारों कैंटीन में सेलिब्रेट करने गए। अगम ऊपर ऑफिस में आया तो वहां कोई नहीं था। वो तो झलक को सरप्राइज देने आया था, खुद ही सरप्राइज हो गया। उसने विराज को फोन किया। कहाँ हो कमीनो? मैं झलक के पास होने की खुशी में मिठाई लाया, और यहाँ कोई भी नहीं है। ना तू है ना दीपक है। हम लोग नीचे कैंटीन में हैं। झलक और विभा भी हमारे साथ ही हैं, यहीं आ जा। विराज ने कहकर फोन काट दिया और झलक से बोला। झलक, तू हमारी दोस्ती तुड़वाएगी? किसने कहा कि अगम के बिना पार्टी कर? तुझे पता नहीं कि वो जरूर आएगा। अब ऐसा करो, कोई मत बहाना कि हम पार्टी करने आए हैं। वो कुछ लेकर आ रहा है। तभी उसने दरवाजे पर अगम को देखा। उसने हाथ दिखाकर अगम को बुलाया। अगम ने आकर सबका मुंह मीठा करवाया और झलक और विभा को बधाई दी। वो दीपक और झलक के बीच में बैठ गया। भाई, आपने सुबह तो बताया नहीं आप ये सब करोगे, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लेते। दीपक बोला। वो अब अगम के घर पर ही रहता था। सच बताऊं, मुझे कुछ याद नहीं था। वो तो होटल में न्यूज़पेपर देखा तो पता चला। उसने धीरे से दीपक के कान में कहा। विराज बोला। तुम क्या लोगे अगम? तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, वो भी मेरे बिना? अगम बोला। अरे नहीं, मैं कहने जा रहा था तो सोचा तुझे भी पूछ लूं। विराज ने बाकियों को देखते हुए कहा। विभा के पापा का फोन आया। हेलो, चल अच्छा है तू पास हो गई है, हमने तेरा रिश्ता कर दिया है। कब आएगी? शादी की तारीख पक्की करनी है। पापा वो ठीक है, छुट्टियां मिलते ही फोन कर दूंगी। विभा कुछ और कहती पापा ने फोन काट दिया। विभा परेशान हो गई। उसे देखकर झलक ने पूछा। क्या हुआ? पापा कह रहे थे कि मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, घर बुलाया है, शादी की तारीख पक्की करनी। क्या तूने उन्हें आशीष के बारे में नहीं बताया? झलक ने पूछा। अब अगम और दीपक को भी पता लग गया कि क्या हुआ है। तुझे लगता है मैं अपने पापा को ये बता सकती हूँ? मेरी जान निकाल देंगे वो। तुझे पता नहीं, जहां से मैं हूँ वहां प्यार करने वालों को गोली मार देते हैं, और कोई कानून कुछ नहीं कर पाता है। विभा ने आंसुओं भरे आंखों को साफ करते हुए कहा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब मिलकर कोई हल करते हैं। दोस्त कब काम आएंगे? दीपक बोला। सब उसकी तरफ देखने लगे तो दीपक बोला। क्यों, इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्या? तुम्हें इसके पापा का पता नहीं है। उन्होंने कह दिया सो कह दिया। उनकी बात ना मानना मतलब मौत। विराज आकर बोला। ये किस युग में रहती है? दीपक बोला। है तो इसी युग में, बस इसके पापा पुरानी दुनिया के लगते हैं। उनका हुक्म पत्थर पर लकीर। हम दोस्त तो हैं, पर दोस्ती निभाने तो दीपक को ले जाना। शायद यही तेरे पापा को मना ले। विराज बोला। मगर कुछ तो करना ही होगा यार। एक आइडिया है, अगर इसके पापा नहीं मानते तो उसे मना लेते हैं।
जिससे इसकी शादी होनी है, उसे ऐसे चक्कर में फंसाते हैं कि वो खुद ही शादी तोड़ दे। दीपक बोला। विराज और झलक बोले ये ठीक है, उसी को जाकर पटाते हैं। विराज बोला लेकिन कोई पहले उस कमीने आशीष से तो पूछ लो, वो विवाह से शादी करनी भी है। अगम बोला। अगम की बात सुनकर सबने अगम की तरफ देखा और सभी उसकी बात से सहमत थे। हाँ ये भी ठीक है, हम लोग वहाँ स्कीमें लड़ा के विवाह की शादी तुड़वाएं, बाद में पता चले कि आशीष ने मना कर दिया कि मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। अब सबके पापा झलक और अगम के पापा जैसे थोड़े ही होते हैं। फिर विभा ने घर की घाट की बंदा तो वो भी काम का ही होगा जिससे इसके पापा इसकी शादी कर रहे हैं। विराज बोला। विभा इनकी बात से सहमत थी क्योंकि आशीष ने शादी का वादा ही नहीं किया था। विभा ने आशीष को फोन किया। हेलो आशीष। बिबू मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ यार, फ्री होकर बात करता हूँ। आशीष बोला। तुम्हारे फ्री होते होते ये भी फ्री हो जाएगी इस रिश्ते से, समझे? अगर इससे प्यार है तो जल्दी यहाँ आ जाओ हॉस्पिटल कैंटीन में। अगम बोला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुमने उसे किडनैप कर लिया हो और बदले में मुझे बुला रहे हो। आशीष ने मजाक किया। आशीष हम मजाक के मूड में नहीं है, मामला सीरियस है। विभा के पापा ने उसकी शादी तय कर दी है और उसे बुला रहे हैं। तुमने उससे शादी करनी है तो आ जा। अगम बोला। मैं अभी आता हूँ, आशीष ने कहा। वो चलने लगा तो चैन भी आ गया। उसने चैन को सारी बात बताई, वो भी उसके साथ चल दिया। कुछ देर में वो वहां पहुंच गए। सभी सीरियस बैठे थे। चैन ने बैठते ही कहा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आशीष अब हम क्या करेंगे? विभा रोते हुए बोली। देखो रोने की बात नहीं है यार, तेरे पापा को इतनी जल्दी क्या है, अभी उम्र ही क्या है। आशीष बोला। यार 26 की होने वाली हूँ, हमारे यहाँ 20 की होते ही शादी करा देते हैं। बात करते हो, मुझे ही पता है कैसे मैं बचती रही हूँ, अब और नहीं। विभा बोली। चलो भैया आप लोग चिंता ना करो, हम मिलकर चलाते हैं चक्कर। चैन बोला। फिर सबने मिलकर एक प्लान बनाया। वो सभी विवाह के साथ उसके घर चल। उसका घर राजस्थान में था। घर क्या थी? हवेली थी, हवेली। दीवार पर झरोके ही झरोके। झलक तो देख कर ही खुश हो गई, उसे ऐसे घर बहुत पसंद थे। सब उनके घर आ गए। उसके घर में बहुत लोग थे। उनकी दादी, मम्मी, चाची, बुआ, फिर चाची की लड़की, लड़का, बुआ के 2 बच्चे, उसके पापा और चाचा अलग जगह बैठे थे। वो सब लेडीज से मिलने के बाद उसके पापा के पास गए। सभी बैठे थे। तब चैन ने बात शुरू की। अंकल जी हम सभी चंडीगढ़ से आए हैं, ये मेरे बड़े भाई आशीष हैं। हमारे शहर के मॉल हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। हम 2 भाई हैं, मैं फौजी अफसर हूँ। मैं अपने भाई के लिए विवाह का हाथ मांगता हूँ। देखो जो तू बोल रहा है सब ठीक है, मुझे ये छोकरा पसंद भी है, लेकिन मुश्किल ये है कि मैंने जुबान दी है, मैं मुकर नहीं सकता। उसके पापा बोले। लेकिन अंकल जी जुबान से ज्यादा जान की कीमत होती है, अगर ये दोनों मर गए तो आप जुबान को देखते रह जाइएगा। अगम बोला। देखिए अंकल जी, मेरी मम्मी पापा ने भाग कर शादी कराई, दादाजी ने घर से निकाल दिया, वो दोनों मुझे जन्म देकर स्वर्ग सिधार मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कोई परिवार भी है। अनाथों की तरह पला बड़ा, मेरा दर्द मैं ही जानता हूँ। आप सोचिए अगर इनके साथ ऐसा हुआ तो आप सारी उम्र पछताएंगे। दीपक बोला। देखो हमारे यहाँ इतना इंतजार नहीं करते, सीधे लड़की को गोली मार देते हैं। मैं तुम लोगों के मुंह को चुप हूँ, वरना कब की उसकी गर्दन अलग होती। अंकल क्यों ना हम इसका स्वयंवर करवाएं, अगर वो जीता तो विवाह उसकी, अगर ये जीता तो इसकी। विराज बोला। तुम लोग उससे मुकाबला नहीं कर सकते, वो आता ही होगा। तभी वहां एक हैंडसम लड़का अंदर आया। उसे देखकर दीपक एकदम से खुश हो गया। हरीश तुम यहाँ, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ रहते हो। दीपक ने उसके गले लगते हुए कहा। मेरा तो ठीक है, तुम यहाँ कैसे? तुम तो शिमला गए थे। हरीश बोला। यार मैंने पीजीआई चंडीगढ़ में ज्वाइन कर लिया है। असल में ये हमारी फ्रेंड है विभा, वो इसके पिता हैं। उन्होंने उसकी शादी किसी से तय कर दी है, जबकि ये किसी और को पसंद करती है। अब हम सब उसकी शादी उस लड़के से करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तू इन्हें जानता है तो तू ही रिक्वेस्ट करके देख, शायद तेरी बात मान ले। दीपक ने उससे कहा। मैं क्यों बात करूं, तुम ये बताओ लड़की कैसी है? हरीश बोला। लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं ही इससे शादी करने आया हूँ। हरीश बोला। क्या? सब एक साथ बोले। किसी को यह भी अंदाजा नहीं था कि ये वही लड़का होगा। वो सच में आशीष से हैंडसम था। वो आया, उसने विभा के पापा के पैर छुए और बोला, अंकल जी मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। वो दोनों वहां से अंदर चले गए। वो सब वहीं बैठे रह गए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दीपक तुम इससे दोबारा बात करके देखो, शायद कुछ हो सके। अगम दीपक से बोला। अगम तुमने देखा ही है, ये मेरा कोई खास दोस्त नहीं था,
मेरी बात शायद ही मानेगा। अब पता नहीं इसके पापा को क्या पट्टी पढ़ाएगा। लेकिन आशीष और विभा, अगर तुम लोग सच में प्यार करते हो या हम तुम्हारे साथ हैं, अपनी बात पे अड़े रहना। दीपक बोला। आप लोग चिंता ना करें, मैं किसी और का होने ही नहीं दूंगा। जो मर्जी कर ले, वो विवाह को मुझसे छीन नहीं सकते हैं। आशीष बोला। तभी वो लोग वापस आ गए। दोनों हंसते हुए आ रहे थे। वो सब और भी उदास हो गए। उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। विवाह के पापा ने विवाह को अपने पास आने को कहा। विवाह, यहाँ आओ हमारे साथ, अपने दोस्तों को आराम करने को भेज दो। पापा, ये जहां भी जाएंगे मैं इनके साथ ही जाऊंगी। विभा बोली। जब तुझे मैं यहाँ बुला रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ? जानती हो ना, मैं चाहूँ तो खड़े खड़े सबको खत्म कर दूं। क्या इरादा है तेरा? आती है या क्रेन मंगवाऊं? उसके पापा बोले। वो बोली, पापा मैं इनके साथ ही रहूंगी, मुझे नहीं जाना। चंदू, मेरी राइफल लेकर आ। पापा बोले। आप किस युग में जी रहे हैं? आप शायद भूल रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इसका भाई हूँ और मैं एक आर्मी अफसर हूँ। मुझे ये हक है कि मैं आपको कुछ भी गलत करने एवज में गिरफ्तार कर सकता हूँ। चैन बोला। मैं तुम जैसों से डरता नहीं। बेटी मेरी है, अगर परेशान करेगी या कहना नहीं मानेगी तो मैं इसे मार सकता हूँ। मैंने जन्म दिया है, मैं मार भी सकता हूँ। नौकर राइफल लेकर आ गया था। पापा विभा की और राइफल करके खड़े हो गए थे। आशीष विभा के आगे आया और बोला, तुम मेरे पीछे रहो। अंकल, आपको पहले मुझे गोली मारनी होगी। आशीष के आगे चैन खड़ा हो गया। नहीं, मेरे भाई को आप मेरे सामने नहीं मार सकते। आपको पहले मुझे मारना होगा। आपको हम सबको मारना होगा। अगम, झलक, विराज और दीपक भी आगे आकर खड़े हो गए। पापा परेशान हो गए। तुम लोग क्या समझते हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा? मैं पुलिस बुलाकर मेरी बेटी को बरगलाने के जुर्म में तुम्हें पकड़वाऊंगा। पापा, हम मरने से नहीं डरते, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मेरे खून से हाथ रंगे। मेरे कारण आपको बदनामी झेलनी पड़े। लाइए ये राइफल, मैं ही मर जाती हूँ। उसने पापा से राइफल छीनने की कोशिश की। नहीं बेटा, इसे छोड़ दो, ये चल जाएगी, पापा बोले। सबने उसे पकड़कर पीछे खींचा। तब पापा की जान में जान आई। तब वो बोले, बस बेटा, और नाटक नहीं होता। मैं तो तुम्हें देखना चाहता था कि तुम किस हद तक जा सकते हो। सच्ची अंकल जी? थैंक यू अंकल जी। लेकिन इस हरीश का क्या? अगम बोला। हरीश तो यहाँ मना करने ही आया था। वो कह रहा था कि वो किसी और को पसंद करता है। ये मुझे यही बताने के लिए अंदर गया था, पापा बोले। सब कुछ ठीक हो गया था। विभा के पापा को भी आशीष पसंद आ गया। उन्हें आशीष से भी ज़्यादा उन सबकी दोस्ती पसंद आई थी। हरीश भी उन सबसे मिलकर खुश हुआ और चंडीगढ़ जल्द आने का वादा किया। फिर वो सब विभा को वहां छोड़कर वापस आ गए। अगम आते हुए बोला, अंकल जी, कुछ दिनों में मेरी और झलक की शादी है। आप लोग जरूर आइएगा। मैं कार्ड भिजवा दूंगा। आप वहां आशीष के पेरेंट्स से भी मिल सकते हो। अगम की बात सुनकर पापा ने आने का वादा किया। सब वापस आ गए। कुछ ही दिनों में अगम के शिमला वाले होटल की ओपनिंग हुई और ओपनिंग के तीसरे ही दिन वहीं अगम और झलक की शादी की गई। शादी में धूमधाम थी। सभी खुश थे। चैन भी उनके घर का हिस्सा हो गया था। चैन, दीपक और विराज सभी शादी के कामों में भागम भाग कर रहे थे। सब सब काम बहुत ही सलीके से हो रहा था। चैन कुछ लेने गया तो उसे परी मिल गई। वो उससे बातें करने के लिए रुक गया। विराज और दीपक ने उसे फूल उठाकर लाने को भेजा था, पर वो आया ही नहीं था। वेट करते हुए देर हो गई तो वो देखने चल दिया। देखा तो जनाब आराम से खड़े परी से बातें कर रहे हैं। यार, ये शादी किस साले की है? दोनों उनके बगल में खड़े हो गए और विराज बोला, हाँ यार, अपना तो भाई है, पर जीजा तो एक ही है अपना, उसकी भी कोई ड्यूटी बनती है। दीपक बोला। उन्हें देखकर परी तो शर्मा के भाग गई। कमीनों सालों, तुम लोग एक घड़ी भी बात नहीं करने देते। चैन उन्हें बोला। अच्छा जी, अब हम गरीब कुंवारे सिंगल लड़कों को सता रहे हो? वो कुछ नहीं, विराज बोला। और जो हमें फूलों के लिए वहां वेट कर रहा हो, वो कुछ नहीं, दीपक बोला। चलो पहले तुम्हारे फूल ही सजा दूं, चलो। चैन उन्हें खींच कर ले जाते हुए बोला। सारा होटल जगमगा रहा था। जगह जगह फूल लगे थे। झलक आज दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। उसके पापा उसे दुल्हन के रूप में देखकर रो दिए। वो उसके सामने नहीं आए कि कहीं झलक भी ना रो दे। शादी पंजाबी रस्मों रिवाजों से हुई। सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब में आनंद कारजा हुए। इसमें पाठ के साथ 4 लामा या फेरे लेते हैं। चौथा फेरा होते ही शादी संपन्न हो जाती है। फिर उसके बाद वो लोग हॉल में सबसे आगे बैठ जाते हैं, जहां उन्हें शगुन दिए जाते हैं।
साथ साथ नाच गाना चलता रहता है। सभी यार दोस्त और रिश्तेदार बारी बारी नाचते हैं। दीपक, विराज, आशीष, विभा, परी और चैन, स्टेज तो इन्होंने ही संभाल लिया था। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र था टॉम, जो झलक के भाई का रोल निभा रहा था। सब उसे ही देख रहे थे कि एक अंग्रेज इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी है। दीपक और विराज उसे भी नाचने के लिए ले आए। डायना भी आई थी। टॉम और डायना की अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों भी खूब नाच रहे थे। उन्हें यहाँ आकर पता चला कि अगम ने उनको बेवकूफ बनाया। विक्टर भी अपने दोस्त प्रेम और डॉक्टर गिल से मिलकर खुश था। आशीष के पापा भी आए हुए थे। वो परी और विभा के माँ बाप से भी मिले और उनके रिश्ते पक्के किए। उन्हें बच्चों ने सब बता दिया था। अगम की फैमिली के तो वो जानते थे, पर विवाह की फैमिली से पहली बार मिले थे। सब कुछ बढ़िया ही हो रहा था। जब विदाई की घड़ी आई तो झलक का रो रो कर बुरा हाल था। घर के सभी लोग रो रहे थे। अगम को उस दरवाजे को देख के अपने यहाँ पहली बार आने वाला दिन याद आ गया। किस तरह वो गोलियां लगी जख्मी हालत में इस घर में आया था। फिर उसने रोती हुई झलक को डोली वाली कार में बिठाया और जिंदगी के नए सफर में निकल पड़े। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।